नमस्कार। और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं, खास तौर पर 1930 के दशक के। ये वो दशक था जब आज़ादी की लड़ाई में जैसे एक आग सी लग गई थी। बिल्कुल। ये एक ऐसा दौर था जब आज़ादी का जुनून तो उफान पर था, लेकिन उसे हासिल करने के रास्ते वो बहुत अलग-अलग थे। हमारे स्रोत इसी टकराव और तालमेल की कहानी बताते हैं। एक तरफ बंदूकें थीं और दूसरी तरफ चरखा। तो चलिए इसी में गहराई से उतरते हैं। आज हमारा मिशन दो समानांतर धाराओं को समझना है। एक थी क्रांतिकारियों की, जो सीधी कार्रवाई में यकीन रखते थे, और दूसरी थी गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा की, जो अहिंसा की शक्ति पर आधारित थी। और हम कुछ ऐसी परतें खोलेंगे जो मशहूर घटनाओं के पीछे छिपी हैं। और हम देखेंगे कि कैसे ये दो अलग-अलग रणनीतियां, एक हिंसा की और एक अहिंसा की, एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रही थी, भारत की आज़ादी। और इन दोनों के बीच का जो तनाव था और जो तालमेल था, वही उस दशक को इतना असाधारण बनाता है। तो शुरुआत उस चिंगारी से करते हैं जो बंगाल में भड़की थी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, लेकिन जो बहुत नाटकीय थी। चटगांव शस्त्रागार पर छापा। हाँ, 18 अप्रैल 1930। इसका नेतृत्व एक स्कूल टीचर ने किया था, सूर्य सेन, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA नाम का एक संगठन बनाया था, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, अंग्रेजी हुकूमत को सीधी और सशस्त्र चुनौती देना। और उन्होंने जो किया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि फौज की वर्दी पहने 65 नौजवान लड़के लड़कियां। हाँ, 65 लोग, और उन्होंने 2 अंग्रेजी शस्त्रागारों पर एक साथ धावा बोल दिया। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये सीधे साम्राज्य की ताकत पर हमला था। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उनका मकसद सिर्फ हथियार लूटना नहीं था। बिल्कुल नहीं। उस छापे के बाद उन्होंने तिरंगा फहराया और चटगांव में अपनी एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी, और सूर्य सेन को उसका राष्ट्रपति घोषित किया गया। एक मिनट, राष्ट्रपति? आजादी से 17 साल पहले? ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब था? क्या वो सच में एक सरकार चला सकते थे? नहीं, व्यावहारिक रूप से नहीं। वो जानते थे कि वो अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। ये ऐलान था कि हम सिर्फ विद्रोही नहीं हैं, हम एक वैकल्पिक सत्ता हैं। ये भारत के लोगों को ये कल्पना देने की कोशिश थी कि अंग्रेजों के बिना का भारत कैसा दिख सकता है। एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम था। तो एक तरफ बंगाल में ये युवा क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत को सीधे हथियारों से चुनौती दे रहे थे, लेकिन उसी समय देश की मुख्य धारा की राजनीति में एक और तरह का तूफान उठ रहा था, और उसका केंद्र था 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। बिल्कुल, ये दोनों घटनाएं एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चटगांव में जो गुस्सा हथियारों से निकल रहा था, वही गुस्सा कांग्रेस के अंदर एक नई सोच को जन्म दे रहा था। युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अब अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस यानी आधी अधूरी आजादी की भीख मांगने के मूड में नहीं थे। वो पूरी आजादी चाहते थे। और लाहौर में रावी नदी के किनारे दिसंबर 1929 की आधी रात को अध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसा किया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हाँ, उन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया और एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, पूर्ण स्वराज। मतलब अब हमारा लक्ष्य पूरी तरह से आज़ादी है, अंग्रेजी ताज के नीचे कोई समझौता नहीं। और साथ ही ये ऐलान भी किया गया कि हर साल 26 जनवरी का दिन पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, और यहीं से वो सवाल जुड़ा है जिसका जवाब बहुतों को हैरान कर देता है। हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, तो फिर उसे लागू करने के लिए 2 महीने इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 की तारीख ही क्यों? इसकी जड़ें लाहौर की उसी घोषणा में है। 1930 से लेकर 1947 तक कांग्रेस और देश के लोग 26 जनवरी को ही एक प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। जब असली आज़ादी 15 अगस्त को मिली, तो नेताओं को लगा कि 26 जनवरी की तारीख का जो ऐतिहासिक महत्व है, वो खोना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान को लागू करने के लिए इस दिन को चुना, ताकि ये दिन भारतीय गणराज्य के जन्म के रूप में हमेशा याद रखा जाए। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। नेहरू जी ने 1930 में
पहले स्वाधीनता दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी? क्या इसका कोई ज्योतिषीय या ऐतिहासिक महत्व था? स्रोतों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं। वजह इतनी व्यावहारिक और सीधी सादी है कि सुनकर हैरानी होती है। क्या थी? 26 जनवरी 1930 को रविवार पड़ रहा था। क्या बस इतना ही? मतलब इतिहास के इतने बड़े दिन के पीछे कोई गहरा प्रतीकात्मक कारण नहीं, बस एक छुट्टी का दिन? बस यही। ये उनकी जमीनी हकीकत की समझ को दिखाता है। वे जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं के भाषणों से नहीं जीती जाएगी, उसे एक जन आंदोलन बनाना होगा। और जन आंदोलन के लिए जरूरी है कि आम लोग, मजदूर, किसान सब उसमें शामिल हों। रविवार का दिन चुनने का मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम से छुट्टी लेकर जुलूसों में हिस्सा ले सकेंगे। सही कहा। मतलब वो सिर्फ आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि कुशल रणनीतिकार भी थे। बिल्कुल। ये तो वाकई कमाल की बात है। वैसे जब तारीखों की बात चली रही है तो एक और सवाल है, हमारी असली आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख किसने और क्यों चुनी? ये तारीख भारतीयों ने नहीं बल्कि आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने चुनी थी। और इसके पीछे का कारण भारत से नहीं बल्कि अंग्रेजों के अपने इतिहास से जुड़ा था। 15 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस जीत को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते थे। इसलिए उन्होंने भारत को सत्ता सौंपने के लिए वही तारीख चुनी जो उनके लिए एक निजी और राष्ट्रीय गौरव का दिन था। यानी भारत की आज़ादी का दिन भी अंग्रेजों की एक जीत की सालगिरह पर तय हुआ। इसमें एक अजीब सी विडंबना छिपी है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि जाते जाते भी साम्राज्यवादी मानसिकता कैसे काम करती है। वे अपने जाने को भी अपनी शर्तों पर, अपनी यादों से जोड़कर एक ऐतिहासिक रूप देना चाहते थे। तो ये घोषणाएं और तारीखें तो तय हो गई, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी। और यहीं से गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा। पर उससे पहले इस शब्द का मतलब क्या है? ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को मानना बंद कर देना, लेकिन शांति से, बिना किसी हिंसा के। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो खुशी से गिरफ्तारी देना, अगर लाठियां बरसाए तो सह लेना, लेकिन हाथ नहीं उठाना। ये नैतिक बल पर आधारित लड़ाई थी, शारीरिक बल पर नहीं। और इस सविनय अवज्ञा की सबसे बड़ी मिसाल बनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा। इसका मुद्दा क्या था? मुद्दा था नमक, एक ऐसी चीज जो हर भारतीय की थाली में होती थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार कर लिया था और उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। कोई भारतीय खुद नमक नहीं बना सकता था। गांधी जी ने इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे देश का हर नागरिक सीधे तौर पर जुड़ सकता था। तो 12 मार्च 1930 को वे अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और लगभग 385 किलोमीटर पैदल चलकर 6 अप्रैल को गुजरात के दांडी तट पर पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, इसमें एक बहुत गहरी मीडिया रणनीति भी छिपी थी, है ना? गांधी जी राजनीति के साथ साथ जनसंचार के भी माहिर थे। वो अपने साथ एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर को ले गए थे। गांधी जी जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया की नज़र में भी लड़ी जानी है। लेकिन एक विदेशी पत्रकार की रिपोर्टिंग से क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता था? क्या अंग्रेज सरकार को अंतर्राष्ट्रीय छवि की इतनी परवाह थी? उस समय बहुत ज्यादा थी। ब्रिटेन खुद को एक सभ्य और न्यायप्रिय साम्राज्य के रूप में दुनिया के सामने पेश करता था। जब वेब मिलर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे शांतिपूर्ण निहत्थे सत्याग्रहियों पर पुलिस बेरहमी से लाठियां बरसा रही है और उन्होंने इसके बारे में लिखा, तो वो खबरें दुनिया भर के 1000 से ज्यादा अखबारों में छपीं। इसने ब्रिटेन के नैतिक दावों की धज्जियां उड़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी बहुत किरकिरी हुई और उन पर जबरदस्त दबाव बना। और दांडी यात्रा की जो सबसे मशहूर तस्वीर हमारे दिमाग में है, वो है गांधी जी के समंदर में जाकर एक मुट्ठी नमक बनाने की। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? यह कहानी में एक और दिलचस्प परत है। स्रोत बताते हैं कि हकीकत थोड़ी अलग थी। जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो पुलिस ने पूरे तट को घेर लिया था। उन्हें पानी तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। अच्छा, तो फिर कानून कैसे तोड़ा गया? उन्होंने समुद्र के किनारे पड़ी प्राकृतिक रूप से सूखी नमक की एक डली को उठाया और हवा में लहराते हुए कहा, इसके साथ
मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला रहा हूँ। तो उन्होंने समुंदर में जाके नमक नहीं बनाया, बल्कि किनारे पे पड़ा नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से कानून तोड़ा। संदेश वही था, इरादा वही था, लेकिन असल घटना उस छवि से थोड़ी अलग थी जो हमारी यादों में बस गई है। ये दिखाता है कि इतिहास में कभी-कभी प्रतीक असल घटना से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। बिल्कुल, उस एक मुट्ठी नमक ने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी। हर जगह लोग नमक कानून तोड़ने लगे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी और लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। इन सब घटनाओं ने, चाहे वो चटगांव का सशस्त्र विद्रोह हो या दांडी का अहिंसक प्रतिरोध, ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव बना दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि अब बात हाथ से निकल रही है। इसी दबाव के चलते उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। 1930 से 1932 के बीच 3 सम्मेलन हुए। अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि वे भारतीयों की बात सुन रहे हैं, लेकिन उनकी असली मंशा सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की थी। और कांग्रेस ने पहले सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उनके ज्यादातर नेता तो जेल में थे और कांग्रेस के बिना भारत पर कोई भी बातचीत अधूरी थी। यही वजह थी कि वाइसरॉय लॉर्ड इरविन पर दबाव डाला गया कि वो गांधी जी को बातचीत की मेज पर लाएं। इसी के चलते 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया। लेकिन इसी समझौते से जुड़ा एक बहुत बड़ा विवाद भी है, जो आज तक गांधी जी की आलोचना का एक मुख्य कारण बना हुआ है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का मामला। आश्रुत, इस पर भी बात करते हैं। आरोप यह है कि गांधी जी ने समझौते में इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी माफ करने की शर्त को मजबूती से नहीं रखा। ये उस दौर की सबसे जटिल और दुखद दुविधाओं में से एक थी। इतिहासकारों में इस पर दो मत हैं। कुछ का मानना है कि गांधी जी पर कांग्रेस के अहिंसक धड़े का दबाव था कि वे किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन न करें। वहीं दूसरे कहते हैं कि वाइसरॉय इरविन किसी भी सूरत में उन क्रांतिकारियों को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां शायद कोई आसान जवाब था ही नहीं। शायद नहीं। बहरहाल, इस समझौते के बाद गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। और जब वो वहां पहुंचे अपने सामान्य लिबास में, एक धोती और शॉल में, तो जो हुआ वो भी देखने लायक था। सोचिए, लंदन का वो भव्य माहौल, दुनिया भर के नेता और राजनयिक महंगे सूट बूट में, और उनके बीच भारत का एक नेता सिर्फ एक धोती में। लोगों के लिए ये एक झटके जैसा था। और यहीं पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उनका मजाक उड़ाते हुए वो कुख्यात टिप्पणी की। उन्होंने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा। ये सिर्फ एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं थी, है ना? इसके पीछे एक गहरा मतलब था। बिल्कुल। ये महज कपड़ों पर की गई टिप्पणी नहीं थी, ये पूरे भारत के आत्मसम्मान पर हमला था। चर्चिल जैसे कट्टर साम्राज्यवादी के लिए गांधी जी का लिबास भारत की पिछड़ी हुई और असभ्य छवि का प्रतीक था। वो ये संदेश दे रहे थे कि ये अधनंगा फकीर भला ब्रिटिश साम्राज्य के साथ बराबरी पर बैठकर कैसे बात कर सकता है। ये गांधी जी और उनके आंदोलन को विश्व मंच पर कमतर दिखाने की एक सोची समझी कोशिश थी। तो सोचिए, एक नेता जो लाखों लोगों की उम्मीदों का प्रतीक है, वो साम्राज्य के केंद्र में पहुंचता है और उसका स्वागत उपहास से होता है। तो इसका क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधनंगा फकीर कहे जाने पर गांधी जी ने क्या प्रतिक्रिया दी होगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जब किसी की पहचान और उसके मिशन का मजाक उड़ाया जाए, खासकर जब दांव पर इतना कुछ लगा हो, तो कोई कैसे प्रतिक्रिया देता है? क्या वो अपमान से दब जाता है और उनकी तरफ बनने की कोशिश करता है, या वो उसी अपमान को, उसी पहचान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है? गांधी जी ने जो रास्ता चुना वो उनके चरित्र और भारत के भविष्य की लड़ाई के बारे में बहुत कुछ कहता है।